मैं नरेश कुमार आप सभी का गुरुग्राम कॉलेज से स्वागत करता हूं। हमने स्टुअर्ट मिल को पढ़ लिया था, उनके स्वतंत्र संबंधी विचारों को अध्ययन किया था। आज हम टी.एच. ग्रीन के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। उन्होंने दर्शन के क्या क्या स्रोत बताए और किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में रांति विज्ञान को महत्व दिया। ग्रीन का जन्म 7 अप्रैल 1836 ईस्वी यायर के बर्किन नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता इंग्लैंड में चर्च में विख्यात पादरी थे। वह धार्मिक कर्मकांड में कोई विश्वास नहीं करता था और बाइबल की सच्ची शिक्षा देने वाली इजरायलवादी संप्रदाय का अनुयायी था। इस प्रकार की दृढ़ आस्था वाले पिता का बालक ग्रीन पर भी गहरा प्रभाव था। 14 वर्ष की आयु में ग्रीन ने घर में ही विद्यार्जन किया। उसके बाद वह रग्बी भेजा गया, जहां उसने अपने 5 वर्ष व्यतीत किए। सन 1855 में ग्रीन ने ऑक्सफोर्ड के बेलियन कॉलेज में प्रवेश किया। यहीं पर उन्होंने अपने जीवन का विशेष सार समय व्यतीत किया। ऐसा कहा जाता है कि अपने विद्यार्थी जीवन में ग्रीन कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं थे। उन्होंने पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों के अध्ययन में विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई, किंतु वह परिश्रमी अवश्य थे और अनेक पाठ्यक्रम में निर्धारण पुस्तकों के अध्ययन में विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई उन्होंने। और उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी जो निम्नलिखित है। अपने बात करते हैं नंबर पहली पुस्तक प्रोबोनो टू एथलिक्स। दूसरी है लेक्चरर ऑन द प्रिंसिपल ऑन द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद है लेक्चरर ऑन इंग्लिश रेगुलेशंस। ये 3 पुस्तकें टी.एच. ग्रीन ने लिखी। अब क्वेश्चन आता है कि टी.एच. ग्रीन की कुछ 2 पुस्तकों के नाम लिखिए, तो आप इनमें से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं टी.एच. ग्रीन के विचार के दर्शन के क्या क्या स्रोत हैं। उन्होंने किस प्रकार के विचार दिए दर्शन के संबंध में। नंबर 1 यूनानी दर्शन। पहले वो बात करता है यूनानी दर्शन की। यूनानी दर्शन के अनुसार जीवन का अधिकांश काल ऑक्सफोर्ड में अध्यापन में व्यतीत हुआ था। उस युग में ऑक्सफोर्ड में प्लेटो तथा अरस्तु की रचनाओं का अध्ययन विशेष रूप से कराया जाने लगा था। वाकर के अनुसार प्लेटो तथा अरस्तु की कृतियों का ग्रीन ने गहन अध्ययन किया और वह इन निष्कर्षों पर पहुंचा कि मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है। राज्य वास्तव में सद्गुणात्मक जीवन का स्रोत है। विधि में पवित्र और वासना युक्त विवेक की अभिव्यक्ति होती है। व्यक्ति को अपना निश्चित कर्तव्य पूर्ण करके सामाजिक उन्नति में योगदान देना चाहिए, आदि आदि। इस प्रकार हम ग्रीन के राजनीतिक दर्शन का आधार प्लेटो और अरस्तु की कृतियों में पाते हैं। दूसरा है रूसो का दर्शन। यूनानी दर्शन में हमने पढ़ा प्लेटो और अरस्तु के पर इनका प्रभाव रहा है। अब हम पढ़ते हैं रूसो का दर्शन। यद्यपि ग्रीन के दर्शन में रूसो की क्रांतिकारी तथा कल्पनावाद की झलक कम है, तथापि रूसो की वादी वह व्यक्ति की नैतिक स्वतंत्रता को महत्व देता है। रूसो की वादी ग्रीन ने सामान्य इच्छा को राज्य की प्रभुता और शक्ति माना है। उन्होंने सामान्य इच्छा को सामूहिक हित की चेतना कहा है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक हित होता है, न कि विशेष हित।
इसे ग्रीन सार्वजनिक सद इच्छा भी कहता है। रूसो की भांति ग्रीन भी यह मानता है कि सामान्य इच्छा राज्य की एक ऐसी नैतिक चेतना है जिसकी आज्ञा का पालन करे ही व्यक्ति नैतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर चुका है। फिर हम बात करते हैं नंबर 3, जर्मन आदर्शवाद। ग्रीन के राजनीतिक दर्शन पर जर्मन आदर्शवाद चिंतकों जैसे कांट, हीगल और हिगड़े का भी प्रभाव झलकता है। कांट की भांति ग्रीन का विश्वास है कि स्वेच्छा की एकमात्र भलाई है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के विवेचन में भी ग्रीन हीगल की अपेक्षा कांट के अधिक निकट है। शासन के महत्व, संविधान में सम्राट का स्थान, दंड की तर्कयुक्त संगति आदि पर वह कांट और हीगल की शासन के महत्व, संविधान में सम्राट का स्थान, दंड की तर्कयुक्त संपत्ति का अनुसरण करते हुए हीगल की भांति ग्रीन भी यह मानता है कि शाश्वत देव चेतना और विवेक नियंत्रण अपने अंतिम लक्ष्य पूर्णता की भांति की दशा में बढ़ती रहती है। हीगल की भांति ग्रीन भी राज्य को समुदायों का समुदाय तथा सर्वोच्च समुदाय मानता है। उनका मत है कि राज्य का सदस्य रहकर ही व्यक्ति समुदायों की सदस्यता ग्रहण करता हुआ अपने अधिकारों की प्राप्ति करता है। राज्य के विरुद्ध उसके कोई अधिकार नहीं हो सकते। अन्य समुदायों की तुलना में अन्य इसलिए सर्वोच्च है क्योंकि वही सामान्य इच्छा की पूर्ण अभिव्यक्ति है। स्वतंत्रता के संबंध में टीएच ग्रीन के विचार हीगल के विचारों से प्रभावित है। ग्रीन भी स्वतंत्रता के विरोधात्मक स्वरूप की ओर मानता है। नंबर 4, नॉन कन्फॉर्मिस्ट विचारों में से भी ग्रीन की प्रेरणा प्राप्त हुई। उनकी राजनीतिक विचारधारा पर इसका स्पष्ट प्रभाव है। इसमें नैतिकता पर विशेष बल दिया था और शासन में यह मांग की थी कि शराब, जुआ और घूसदौड़ आदि व्यंजनों पर रोक लगा दी जानी चाहिए। ये लोग भू संपत्ति पे विश्वास नहीं करते किंतु साथ ही व्यक्तिगत पूंजी एकत्रित करने के विरोधी भी नहीं थे। इन विचारों का ग्रीन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। उसने समय भूमि संपत्ति का विरोध किया किंतु व्यक्तिगत संपत्ति सिद्धांत की मान्यता दी। ग्रीन का जो राजनीतिक सिद्धांत है वह अध्यात्म है। ग्रीन का राजनीतिक आधार आध्यात्मिक सिद्धांत। ग्रीन अपने विचारों में हीगल की भांति अद्वैतवादी है। वह इस विश्व के मूल में एक ही आध्यात्मिकता को मानता है। हीगल ने इसे विश्वात्मा, विचार, विवेक का नाम दिया था। ग्रीन ने इसे शाश्वत चेतनीय का नाम भी दिया। इसे ईश्वर भी कहा जा सकता है। ग्रीन के अनुसार मनुष्य शाश्वत चेतनीय का एक अंग है। मनुष्य के शाश्वत चेतनीय
सृष्टि के निर्माण शाश्वत चैतन्य में होता है। शाश्वत चैतन्य का मतलब है ईश्वर में, और मनुष्य शाश्वत चैतन्य का अंग है। इस प्रकार शास्त्रीय चैतन्य ईश्वर या परमात्मा और मनुष्य आत्मा मिलकर एक संपूर्ण इकाई का निर्माण करते हैं। नंबर 2, मनुष्य का आत्म चेतन विद्यमान है। शाश्वत चेतन का अंश होने के कारण मनुष्य में आत्म चेतन विद्यमान है। आत्म चेतन के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न है, क्योंकि अन्य प्राणियों में मात्र चेतना ही होती है। मनुष्य में विचार शक्ति होती है। वह सोचने और अनुभव करने में समय यह बात जानता है कि वह कुछ सोच रहा है या अनुभव कर रहा है। निम्न कोटि के प्राणी जिनमें केवल चेतना ही होती है, इस तथ्य से अपरिचित रहते हैं और वे सुखी और दुखी अपने अपने सुख और दुख, भूख आदि का विचारात्मक ज्ञान नहीं होता। इस दृष्टि में आत्म चेतना प्राप्त करने का गौरव केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। हमारी मानव आत्मा इसी गुण की सहायता से दूसरों के अनुभव और विचारों को अपने अनुभव और विचारों की क्षणिक स्थितियों में एकाकार नहीं किया जा सकता। यह वह केंद्र है जो चेतना की प्रत्येक स्थिति का आधार है। मैं सोचता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, मैं निर्णय करता हूँ आदि वाक्य चेतना की प्रत्येक स्थिति का एक केंद्र है। यही वह तत्व है जो सोचता है, अनुभव करता है और निर्णय करता है, और इन सब में विद्यमान रहते हुए सबको एक इकाई के रूप में अंगीकृत करता है। हमारे अनुभव को एक दूसरे में आत्मसात कर संगठित करने का श्रेय आत्मा को ही है। जिस प्रकार एक धागे में अनेक गुरियां पिरोई जाती हैं, उसी प्रकार आत्मा में अनेक अनुभव होते हैं। इन विश्लेषणात्मक सिद्धांत को ग्रीन आध्यात्मिकता बताता है। मनुष्य का उद्देश्य उच्च नैतिक जीवन बिताना है। शाश्वत चैतन्य का अंश होने के कारण मनुष्य के उद्देश्य की पूर्ति केवल भौतिक आवश्यकताओं से ही नहीं हो सकती। उसका वास्तविक उद्देश्य उसे भी महान एक स्तर है। वह अपने भीतर विद्यमान देवी अंश की अनुभूति करना चाहता है तथा अपने को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। अतः मनुष्य का उद्देश्य कोरे भौतिक सुख को प्राप्त करना नहीं, किंतु उच्च नैतिक जीवन को बिताना है। मनुष्य का प्रमुख गुण स्वतंत्रता। ग्रीन के अनुसार मनुष्य का प्रमुख गुण उसकी स्वतंत्रता है। चूंकि मनुष्य उसे शाश्वत चेतना का एक अंश मानता है, इसलिए मनुष्य को भी विशिष्ट गुण स्वतंत्रता ही है। ग्रीन के अनुसार आत्मा का स्वाभाविक गुण स्वतंत्रता है, किंतु मनुष्य की मनमाने ढंग से कार्य करने की स्वतंत्रता को हम स्वतंत्रता नहीं कह सकते। चूंकि मनुष्य दिव्य चेतना का अंश है, इसलिए उच्च नैतिक सद इच्छाओं के अनुसार कार्य करके ही स्वतंत्र हो सकता है। मनुष्य के व्यक्तित्व का विशिष्ट महत्व। मनुष्य शाश्वत चैतन्य का अंश है, इसलिए उसका अपना महत्व है। अतः व्यक्तित्व का विकास पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। व्यक्ति का कल्याण समाज कल्याण का एक माध्यम। चैतन्य शाश्वत चैतन्य का अंश होने के कारण मनुष्य का लक्ष्य अपना हित साधना ही नहीं,
समाज कल्याण के भाव के साथ ही मनुष्य में मानव समानता और भ्रातृत्व का भाव उत्पन्न होता है। जब हम यह बात मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का अपना व्यक्तिगत मूल्य है, तो इस बात को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा कि समस्त मनुष्य समान है। समानता के साथ भ्रातृत्व का सिद्धांत भी सजग हो उठता है और कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थपूर्ण विकास के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण करने का अधिकार नहीं रखता। व्यक्ति का लक्ष्य नैतिक गुणों का विकास, शाश्वत चेतना का अंश होने के कारण व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि देवीय गुणों को चरित्र में ढालकर अपने आप को दिव्य बनाने का प्रयत्न करे। इसके लिए अच्छे काम करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उसे समय अच्छा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। अच्छे कामों को वह भारी वस्तु मानता है, अतः अच्छे काम करने से व्यक्ति में दिव्यता आ जाए यह आवश्यक नहीं है। दिव्यता प्राप्त हेतु मनुष्य को समय में अच्छा होना चाहिए। अतः ग्रीन व्यक्ति के बाहरी सुधार के स्थान पर अंतरंग सुधार पर बल देकर उसे दिव्य बनाने का प्रयास करता है। व्यक्ति के विकास में राज्य की भूमिका, ग्रीन व्यक्ति के बाहरी सुधार की अपेक्षा आंतरिक सुधार पर बल देता है। अतः राज्य अच्छे कानून बनाकर व्यक्तियों को अच्छा नहीं बना सकता, वह उन्हें अपनी आत्मा का विकास करके ही अच्छा बना सकता है। ग्रीन के अनुसार राज्य केवल ऐसी परिस्थितियां ही उत्पन्न कर सकता है कि जिसमें व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सके। अतः राज्य को मनुष्य के उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए। संक्षेप में ग्रीन आध्यात्मिक सिद्धांत का सार इस प्रकार बताते हैं कि मनुष्य शाश्वत चेतना का अंश है। शाश्वत चेतना का गुण स्वतंत्रता है। शाश्वत चेतना के कारण ही वह सामाजिक कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होता है। राज्य को मनुष्य के उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर नैतिक जीवन यापन के लिए समुचित परिस्थितियों के निर्माण करने चाहिए।